सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल इनकम देखा है कि नेशनल इनकम होता क्या है कि नहीं है। नेशनल इनकम क्या होता है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपी एफसी कहते हैं। अब नेशनल इनकम का जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नेशनल इनकम को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। नेशनल इनकम को हम लोग तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो कौन सा मेथड, इनकम मेथड। एक कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, है ना। और तीसरा कौन था, इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड है। और मैंने बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इस तरीके से मैंने दिखाया था कि वो तीन फेज को डिनोट कर रहा है कि एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो फैक्टर इनकम किसको देता है, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड का जो फैक्टर इनकम होता है वही क्या होता है, उसका एक्सपेंडिचर बन जाता है। और फिर जो एक्सपेंडिचर होता है वो फिर से एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है वो पैसा किसके पास चला जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। और ये सर्कुलेट होता रहता है। तो मैंने बताया था तीन फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। और इस तीनों फेज पर हम लोग क्या बनाते हैं, नेशनल इनकम बनाते हैं। और तीनों तरीके से जब हम लोग निकालते हैं तो तीनों का आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। जिसमें हम लोगों ने इनकम मेथड पढ़ लिया है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, वैल्यू एडिशन मेथड। कि वैल्यू एडिशन मेथड को कुछ और नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन करता कौन है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर। और प्रोडक्शन होता है, अगर वैल्यू एडिशन करें तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन होगा। इसलिए प्रोडक्शन होने के कारण हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। और इसको एक और मेथड से हम लोग जानते हैं, सेल्स मेथड। क्लियर है। तो अब बात आती है क्या कि वैल्यू एडिशन मेथड का मतलब हो गया कि वैल्यू कितना ऐड हुआ। अच्छा, एक बात बता दो कि आप किस चीज में वैल्यू ऐड करते हो। तो जो भी आप सामान खरीदते हो, जो भी आप रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, उसमें ही वैल्यू ऐड करते हो कि नहीं। और जब आप इसमें वैल्यू ऐड करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, तो जो आपका सामान बनकर तैयार होता है वही क्या कहलाता है, सेल्स। इसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आपने कितने का सामान खरीदा, और जितने का सामान खरीदा उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया। और जो आपने वैल्यू ऐड करके सामान बेचने के लिए आप तैयार हो गए, वही क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। सेल्स का मतलब आपने कितना आउटपुट किया, कितना रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल में कितना आपने वैल्यू एडिशन किया, खर्च किया, और उसको आउटपुट में आपने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। तो सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब ये रॉ मटेरियल जो है ना, वो रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पे हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपने क्या ऐड किया, वैल्यू ऐड किया। और जैसे ही वैल्यू ऐड किया तो आपका क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ध्यान से समझना है आपको। मैं यहाँ पर सिंपली पहले बताया है ना कि आप रॉ मटेरियल खरीदे, उसमें कुछ खर्च किए, खर्च करने के बाद आप सेल कर रहे हो। तो वही सेल को यहाँ पे क्या कहा गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना प्रोडक्शन हुआ,
आपने कितना सामान लाया, रॉ मटेरियल कितना खरीदा, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपने कितना खर्च किया, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू एडिशन। और ये मेथड जो हम लोग सीख रहे हैं वो वैल्यू एडिशन सीख रहे हैं। इसका मतलब ये आपने रॉ मटेरियल पे खर्च किया, इंटरमीडिएट गुड्स आपने जो खरीदा वो रॉ मटेरियल पे खर्च किया, तो वैल्यू एडिशन ही ना आपका इनकम है। तो नेशनल इनकम निकालने में हम लोग सिर्फ वैल्यू एडिशन को पकड़ते हैं। तो अगर सही ढंग से देखो तो वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा, तो वैल्यू एडिशन को इसी तरफ रहने दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या हो गया, आपसे अगर पूछा जाए वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम आसान है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कैसे किया जाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, मैं बार बार बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब स्टार्टिंग में ही बताया, सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स। आपने कितना प्रोडक्शन किया, वो सारा प्रोडक्शन जितना आपका आउटपुट हुआ, वो सारा प्रोडक्शन किया हुआ चीज आप बेच देते हो, तो वही क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ हो, जिसको हम लोग कौन सा स्टॉक कहते हैं बच्चे, ओपनिंग स्टॉक। और आपने सारा नहीं बेचा, कुछ स्टॉक बचा रह गया, जिसको हम लोग कौन सा स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या हो गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से आपने क्या घटा देना है, ओपनिंग स्टॉक घटा देना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इस बार बचा होगा और कुछ ना कुछ पिछले बार का आपने बेचा होगा। अगर उसका डिफरेंस निकाल लेते हो तो पता चल जाता है कि इस बार का आउटपुट कितना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ही क्या कहलाता है, चेंज इन स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे का, चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जितना सेल है वही आपका आउटपुट हो जाएगा। पूरा का पूरा कितना सेल है वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस आएगा वो क्या बताएगा, चेंज इन स्टॉक। क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, तब आपका आउटपुट कैसे पता चलेगा कि सेल्स में से आप क्या प्लस करते हो, चेंज इन स्टॉक आप प्लस करते हो, है ना। तो आप क्या निकालते हो, क्या निकलता है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। आप इसको अलग नाम से भी दे सकते हैं ना। अगर प्लस में आया तो आप क्या कहोगे, इंक्रीज इन स्टॉक। इसका मतलब आप देख लो, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस बार का जो बचा हुआ स्टॉक है वो कितना है आपका, 15। और पिछले बार का कितना बचा हुआ था आपके पास, 8। तो इसका मतलब अगर सही ढंग से देखा जाए, सही ढंग से देखा जाए तो आपके स्टॉक में इंक्रीजमेंट हुआ या नहीं। इसका मतलब इस बार स्टॉक का प्रोडक्शन और 7 रुपया ज्यादा हुआ होगा, आउटपुट और ज्यादा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो इसलिए इंक्रीज इन आउटपुट कहो या चेंज इन स्टॉक कहो, अगर वो प्लस में आ रहा है तो आप उसे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। लेकिन अगर डिक्रीज कर रहा होगा तब, तो आप क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। एक चीज और समझना है कि अगर सेल्फ कंजम्पशन भी दे रखा है तो वो भी ऐड होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, फिर से समझ लेना अच्छे से। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, सिर्फ सेल्स दे रखा है तब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तब हम लोग चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। स्टॉक निकालेंगे और सेल्स में जोड़ेंगे, तब हमारा पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। लेकिन अगर उसी में कहीं इंक्रीज कर रहा है तब तो बढ़िया है, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में ही आएगा। लेकिन जैसे ही डिक्रीज करेगा तो चेंज इन स्टॉक माइनस में आ जाएगा। माइनस में आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर जोड़ने के बजाय क्या करोगे, घटाओगे। तब आपका तब आपको पता चलेगा
क्योंकि आपने पिछले साल का सामान ज्यादा बेच दिया, तो इस बार निश्चित है कि प्रोडक्शन कम हुआ होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, सेल्स में से चेंज इन स्टॉक माइनस होके तब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। अगर यही दोनों दे रखा है सिर्फ, तब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपका सेल्फ कंजम्पशन भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको भी ऐड करोगे, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका निकलेगा। अब बात आती है क्या, कि सेल्स आप कैसे निकालोगे। सेल्स निकालना बहुत आसान है। कैसे दे रखा होगा, अगर आपको सेल दे रखा है सीधा, तब तो सेल लिख दोगे। लेकिन अगर आपको सेल नहीं दे रखा है, तो आपको प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी दे रखा है, तो उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो। किसी को भी आप सेल कर सकते हो, किसको किसको आप बेच सकते हो, हाउस होल्ड को आप बेच सकते हो। सेल किसको किसको करते हो, हाउस होल्ड को कर सकते हो, किसको कर सकते हो, किसी फर्म को कर सकते हो, किसको कर सकते हो, गवर्नमेंट को कर सकते हो, है ना। और किसको कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, है कि नहीं। तो आप जो अगर सेल डायरेक्ट लिखा हुआ है, तब तो कोई बड़ी बात है नहीं, सेल आप यहाँ पे यूज कर लोगे। क्लियर है। सेल नहीं दे रखा है, प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है, तो प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे पुट कर लोगे। क्लियर है। लेकिन अगर अलग अलग करके दे रखा है, तब आपको क्या करना होगा, मतलब सिर्फ सेल लिखा है तो इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, टोटल सेल। सेल लिखा हुआ है तो क्या मान के चलेंगे हम लोग, टोटल सेल। लेकिन अगर इस तरीके से दे रखा है, सेल ऑफ हाउस होल्ड, है ना, फर्म को बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को बेचा जा रहा है, या विदेश में बेचा जा रहा है, तो इसको एक्सपोर्ट कहेंगे। तो इसको हम लोग कौन सा सेल कहते हैं मालूम है, कभी कभी लिखा रहेगा डोमेस्टिक सेल। कौन सा सेल, डोमेस्टिक सेल। और इसके बारे में कभी कभी लिखा रहेगा सेल ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है। अगर आपको वो सेल दे दिया, तो सिर्फ सेल ही आउटपुट है। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, तो चेंज इन स्टॉक निकालेंगे, उसमें जोड़ेंगे, तब पता चलेगा हमें आउटपुट कितना है। और जब हमें डिक्रीज दे दिया, क्या, चेंज इन स्टॉक, तो आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ सामान घर में भी यूज किया प्रोडक्शन का, तो निश्चित है कि प्रोडक्शन तो हुआ ना, चाहे आप घर में यूज किया ना कर लो, तो सेल्फ कंजम्पशन भी इसमें ऐड होगा, तब आपका निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर क्या क्या है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सबसे पहले हमने किसको देखा, चेंज इन स्टॉक को बता दिया मैंने। फिर क्या देखा हमने, सेल्स। तो सेल्स क्या होगा, सेल्स डायरेक्ट दे देगा, तो जो सेल्स डायरेक्ट दे दिया इसका मतलब वो टोटल सेल है, उसमें कोई झंझट नहीं लेना है। अगर सेल या टोटल सेल नहीं दिया, आप प्राइस और क्वांटिटी दे दिया, तो मल्टीप्लाई करके आप सेल निकाल लोगे। क्लियर है। लेकिन आपको प्राइस और क्वांटिटी ना देकर इस तरीके से दिया, सेल कर रहे हैं हाउस होल्ड को, सेल कर रहे हैं फर्म को, सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से दे दिया, तो आप इस तरीके से सबको जोड़कर तब यहाँ पे सेल्स पुट करोगे। ठीक है। कभी कभी ऐसे दे देगा कि डोमेस्टिक सेल इतना है और एक्सपोर्ट इतना है, तो आप इस दोनों को जोड़ दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा, और सेल यहाँ पुट कर दोगे। आपने सेल के बारे में समझा, चेंज इन स्टॉक के बारे में समझा, चेंज इन स्टॉक निकालते कैसे हैं उसके बारे में समझा, चेंज इन स्टॉक डिक्रीज रहेगा तब क्या करेंगे तब समझा, है ना। और सेल्फ कंजम्पशन तो आप समझ ही रहे। तो हमने क्या देखा था, कि हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग क्या घटाते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखना क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। सबसे पहली बात हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट गुड्स, याद होगा। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, याद करो। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो रॉ मटेरियल जिसको कहा जाए, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर हो,
जिसको फिर से क्या किया जाए, रीसेल किया जाए, है ना, जिसमें क्या किया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए। याद करो ये सब चीज हम लोग पढ़े थे, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है उसमें, तो वो सब क्या कहलाता है, ये सब तरीका था पकड़ने का, किसको, इंटरमीडिएट गुड्स को, है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्च करते हैं ना, उसको हम लोग एक वर्ड से जानते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात आती है क्या कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम उसे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वैल्यू एडिशन मेथड से हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एमपी निकल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, हमारा इनकम निकल जाएगा। चलिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम कभी कभी इसमें देखोगे इसको परचेज कहा जा रहा है ना, या इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल कह रहे हैं। क्लियर है। इसको एक और नाम से ध्यान देना, नॉन फैक्टर इनपुट, इस नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, अलग अलग बात को आप समझना अच्छे से। अब यहाँ पर परचेज वाली बात आ गई, तो आप सबसे पहले परचेज को समझ लो अच्छे से। परचेज आप किससे किससे करते हो, या तो हाउस होल्ड से, या तो आप किससे करते हो, गवर्नमेंट से, या तो आप किससे करते हो, दूसरे फर्म से, या तो आप किससे करते हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्ट। तो ये जो परचेज है वो क्या कहलाता है, डोमेस्टिक परचेज। तो अगर आपको परचेज दे रखा है तो इसका मतलब टोटल परचेज से है। आपको क्या दे रखा है, सिर्फ परचेज दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल परचेज से है। अगर आपको ऐसे दे दिया, परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, परचेज फ्रॉम फर्म, तो आप इस तीनों को ऐड करोगे, और साथ ही साथ इंपोर्ट अगर दे रखा है, इंपोर्ट को ऐड करोगे, तब आपका क्या निकलता है, परचेज, टोटल परचेज। और टोटल परचेज ही क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात आती है क्या कि अगर ऐसे भी लिखा रह सकता है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक परचेज अगर लिखा है सिर्फ, तो उसमें क्या करोगे, डोमेस्टिक परचेज में तो ये तीनों आ गया, सिर्फ इंपोर्ट जोड़े आपका क्या निकल जाएगा, परचेज। नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बच्चे का, परचेज निकल जाएगा। और जैसे ही परचेज निकल गया तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह उसको यूज कर सकते हो। अब कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है बच्चे को, कि परचेज अगर आप कर रहे हो, ऑफ कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स, तो इसमें नहीं आएगा। आप इनकम निकाल रहे हो, एसेट का वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि ये क्या हो जाता है,
मेरी बात आ रही समझ में? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? वैल्यू एडिशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चा? हम लोगों ने सीखा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या घटा देना? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देना। तो हमारा क्या निकल जाएगा? वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। और जो वैल्यू एडिशन निकलेगा वही आपका क्या कहलाता है? GAV एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट क्या? मार्केट प्राइस। अब इसमें आप क्या करते हो? तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? GDP MP के। किसके बराबर होता है बच्चे? GDP MP के बराबर होता है। और जैसे ही GDP MP निकल गया तो आप क्या करोगे? क्या निकालना है आपको? जल्दी बताओ। NNP FC निकालना है। तो क्या घटाओगे? ग्रॉस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या घटाओगे? और फिर डोमेस्टिक को नेट बनाने के लिए NFIA जोड़ोगे। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप NIT घटाओगे। हमारा वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने का तरीका क्लियर हो गया।